ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे CW कोटा के मेरिट बेस्ड एडमिशन के बारे में। सो मेनली मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था CW कोटा, और वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब लोगों ने ऐसा वीडियो बना रखा है, बस उसमें उन्होंने ये बता रखा है कि 5% रिजर्वेशन होता है, दैट्स इट। उसके अलावा उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है कुछ कि क्या प्रोसेस होता है, क्या कुछ उसमें होता है। सो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पूरी कंप्लीट वीडियो। सो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा टाइम दें और इसको अच्छे से देखें, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ना ले जाए। सो इस वीडियो में हम एक एस्पिरेंट के सारी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो ये है कि CW कोटा क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर इसमें कट ऑफ्स नहीं निकलते तो सीट हमें कैसे एलोकेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं और हम इस डॉक्यूमेंट्स को कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि अगर जो 5% रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए तो क्या किया जाता है, तो क्या एक्शन लिया जाता है यूनिवर्सिटी से, या क्या होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन रहता है कि हाँ, कुछ बच्चों को सीट एलोकेट नहीं होता तो वो किन कारण से नहीं होता, क्या रीज़न रहता है उसके पीछे। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने एडमिशन के चांस को इंक्रीज़ कर सकते हो और कॉलेज में आ सकते हो, किसी भी DU में आ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो वे भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आप क्या मिस्टेक कर सकते हो जिसके कारण आपको कॉलेज एलोकेट ना हो, या आपका जो ड्रीम है DU में आने का वे ना पूरा हो पाए। ओके सो CW कोटा क्या है। CW कोटा ये है कि इसमें 5% सीट हर एक कोर्स में, हर एक कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिया जाता है। इसमें रिजर्वेशन चाइल्ड को दिया जाता है, उनके विडोज़ को दिया जाता है, और जो मेन है आर्म्ड फोर्सेस को उनको दिया जाता है, इंक्लूडिंग पारा मिलिट्री पर्सनल्स। ठीक है, इनको भी दिया जाता है इन द फ्लोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, पहले प्रायोरिटी 1 को दिया जाएगा, फिर प्रायोरिटी 2 को सीट्स दिया जाता है, फिर प्रायोरिटी 3, फिर प्रायोरिटी 4, इस तरह करते करते नीचे तक आते हैं। सो इसके बाद आता है कि हमारा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले कि आप आर्म्ड फोर्सेस के या तो चाइल्ड होने चाहिए, या विडो, या फिर आप खुद आर्म्ड फोर्स में हैं, या फिर इसमें आर्म्ड फोर्स के बाद अभी इंक्लूड कर दिया गया है पारा मिलिट्री को भी। ठीक है, अगर पारा मिलिट्री या फिर आर्म्ड फोर्स में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। सो अगर एलिजिबिलिटी देखें परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने परसेंट आएंगे तो हाँ मैं एलिजिबल हूँ, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें भी कंसेशन है। लाइक अगर जनरल को 45% मार्क्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहीं पे CW वालों को 5% और कम चाहिए, लाइक 40% पे ही वे मिनिमम एलिजिबिलिटी को वे अचीव कर रहे हैं। सो बेसिकली इसका यही मतलब निकलता है कि आप बस अच्छे से पास हो जाना, किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आनी चाहिए, तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। सो इसके बाद जानते हैं कि पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो डेट ऑफ वेरिफिकेशन निकालते हैं, कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते हैं, और वह वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉन्फ्रेंस सेंटर नॉर्थ कैंपस में है, जो कि आपको विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। आप वहाँ पे आराम से मेट्रो स्टेशन उतर के विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर उतर के कॉन्फ्रेंस सेंटर जा सकते हो, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ता है जिस डेट पर DU ने बोला होता है कि आपको वेरिफिकेशन कराना है। सो अगर आपको कॉन्फ्रेंस सेंटर का लोकेशन के बारे में कोई इशू हो तो मैं उसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कॉन्फ्रेंस सेंटर का जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम से, जिस डेट और टाइम पे बताया जाता है, वहाँ पे एलोकेट हो जाएगा आपके पोर्टल पे। उसके बाद आपको अपने पोर्टल पे उस कॉलेज का नाम एलोकेट हुआ आ जाएगा, जो कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है। उसके बाद आप उस कॉलेज में जाओ और आराम से एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। सो इसके बाद जो डाउट रहता है वो ये रह जाता है कि क्या कोई कट ऑफ होती है CW की। तो मैं बता दूं कि कोई भी कट ऑफ नहीं होती है। आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो आपके मेरिट बेस पे होता है, जिस तरह आपने कोर्स और कॉलेज को प्रेफरेंस में फिल करा है। ठीक है, इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं निकलती, आपका मेरिट बेस्ड होता है। हर बच्चों का एक मेरिट निकाला जाता है, मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपके कोर्स और कॉलेज के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एलोकेट कर दिया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की लिस्ट देखें तो मेनली इसमें क्या होता है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने रहते हैं। जो आपका एजुकेशन कंसेशन सर्टिफिकेट होता है, जो आप आर्मी की तरफ से बनवाते हो, CW कोटा सर्टिफिकेट भी इसको बोलो अगर, तो वो आपको जमा करना रहता है। साथ ही साथ जिनके पापा एक सर्विस मैन है, उनको PPO या फिर डिस्चार्ज बुक या फिर ESM आइडेंटिटी कार्ड दिखाना रहता है। अगर आपके पापा सर्विंग में है तो आप अपना डिपेंडेंट कार्ड जरूर ले जाना, वहाँ पे चेक करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इन सबको जो सर्टिफिकेट है, या तो आप इनको केंद्रीय सैनिक बोर्ड से बनवा सकते हो, या फिर राज्य जिला सैनिक बोर्ड से बनवा सकते हो, या फिर ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस, जहाँ पे आपकी पापा का जो है यूनिट होगा, मेन यूनिट होगा, वहाँ से बनवा सकते हो, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हो। ओके, इसके साथ ही साथ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना पड़ता है, क्लास 12 की मार्कशीट जमा करनी पड़ती है, मतलब वहाँ पे दिखाना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ दिखानी पड़ती है,
इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रखा नहीं जाएगा, आप वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना फिर से, ठीक है। कोई कुछ ऐसा ना हो कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ही वहाँ पे छोड़ दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं लिया जाता है, तो आप वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके ना आए। सो स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि अगर 5% से भी ज़्यादा बच्चे आ गए तो क्या होगा, अगर कॉलेज लेवल पे आ गए तो मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए तो क्या होगा मैं बताता हूँ। फर्स्ट अगर कॉलेज लेवल पे देखा जाए, फॉर एग्जांपल SRCC में अगर मान लो 100 सीट है बीकॉम ऑनर्स की, तो उसमें से 5 CW को मिलेगा। अगर जो छठा बच्चा आएगा, जो 6 स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनको क्या होगा कि उनको एलोकेट नहीं होगा। अगर 5 को एलोकेट हो गया और एडमिशन ले लिए, तो आप 6 को एडमिशन कॉलेज नहीं दे सकती, तो उनका एडमिशन SRCC में तो नहीं होगा, और कोई कॉलेज में हो जाए, रामजस में हो जाए, हंसराज में हो जाए, कोई सा भी कॉलेज में हो जाए, हिंदू में हो जाए। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें कि वहाँ पे अगर 5% से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो क्या हो सकता है। सो मेनली अगर देखा जाए तो टोटल जो UG के सीट है, अंडर ग्रेजुएट की सीट है, वो है 1,14,000, जिसका अगर 5% आप निकालोगे तो अप्रॉक्स होगा 5,700, ठीक है। इसमें से आप जो है 700 सीट आप गर्ल्स कॉलेज के हटा लो या इधर उधर के हटा लो, 700 सीट भी हटाने के बाद भी 5,000 सीट्स CW को आते हैं, CW कोटा को आते हैं। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन पक्का होगा। और ऐसा देखा ही नहीं गया है कि कभी 5,000 से भी ज़्यादा बच्चे CW कोटा के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है। अप्रॉक्स जो मैक्सिमम लेवल जाता है, जो पिछली बार गया था, वो 3,500 के अप्रॉक्स था। इसके बाद एक डाउट रहता है कि जो कुछ बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं होता, वहाँ पर लिखा रहता है कि दिस स्टूडेंट्स आर नॉट अलॉटेड एनी ऑफ द कॉलेज, तो उसका रीज़न क्या होता है जो उनको एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है? क्या सीट फुल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या क्या? तो यहाँ पे आप देख लो, वहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि उन्होंने जो कोर्स चूज़ करा था, या तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, या फिर उसमें एबिलिटी ऑफ सीट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे एलिजिबल ऐसे नहीं है कि आपको बीकॉम ऑनर्स लेना है, बट आपने 12th में मैथ्स ही नहीं लिया और आपने फिल कर दिया, तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं कर सकता बीकॉम ऑनर्स। और फिर मैंने आपको नंबर ऑफ़ सीट्स का बताया है कि अगर नंबर ऑफ़ सीट्स ही फुल हो जाए तो वे आपको नहीं दे सकते। तो मेनली होता क्या है कि ऑप्शन फॉर्म जो देते हैं, जो इसमें 25 ऑप्शन लिखा रहता है, सो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वे 5 ही 6 ऑप्शन लिखते हैं, उसके बाद लिखते ही नहीं है कि नहीं मुझे बस इनमें जाना। तो उसके बाद यही होता है कि उनका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उसमें सीट नहीं रह पाता, और वे उसके बाद कुछ तो अलॉट उनको कर नहीं सकते। अगर आपने खुद लिखा ही नहीं कि मुझे कॉलेज चाहिए, तो वे कैसे देंगे? तो अब आप बोलोगे कि चलो ये सब तो समझ में आ गया, आप कुछ ऐसा बता दो जिसके कारण हम अपना सीट जो है वहाँ पे कंफर्म कर सकें। तो मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ। ओके, सो टिप नंबर 1 ये है कि आपको जो ये ऑप्शन फॉर्म मिलता है, इसमें आप 25 के 25 फिल करो। लाइक आप एक ही कॉलेज का नाम बार बार रिपीट कर सकते हो अलग अलग कोर्स के साथ, या फिर एक ही कोर्स आप बार बार अलग अलग कॉलेज के साथ रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखना चाहो तो हिंदू कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, हिंदू कॉलेज इको ऑनर्स, हिंदू कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो। या फिर आप फिर चेंज करके इस तरह के बीकॉम ऑनर्स, SRCC बीकॉम ऑनर्स, हंसराज कॉलेज बीकॉम ऑनर्स, हिंदू कॉलेज। ओके, सो मैं और कुछ इसके साथ ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो डिसएडवांटेज ये हो जाएगा आपको कि अगर आप प्रायोरिटी 8 के हो या 7 के हो, और साथ ही साथ आपको आया है अच्छे नंबर, अच्छे जो कि आपको जो मेरिट बेस कट ऑफ आते हैं नॉर्मल, आप या तो जनरल में हो या फिर OBC में हो, SC ST से हो, तो आप उससे एडमिशन ले सकते थे, पर आपने लिया नहीं, आपने CW एडमिशन के लिए वेट करा, और आप बिलोंग करते हो प्रायोरिटी 8 और प्रायोरिटी 7 के लिस्ट में। ओके, सो क्या होगा कि आपको जो है वहाँ पे एडमिशन मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आपका परसेंटेज अच्छा आया, लाइक 94 आया, 95 आया, तो आप ना वहाँ पे जाके एडमिशन ले लो उसी मेरिट बेस में, ठीक है। CW का देखा जाएगा, CW में प्रायोरिटी 8 और 7 को जो होता है वे या तो साउथ कैंपस मिलता है या फिर ऑफ कैंपस मिलता है, नॉर्थ कैंपस की चांस नहीं रहती, तो इसलिए अवेयर रहें। साथ ही साथ में जिनको लोग परसेंटेज आया, जिनका थोड़ा कम परसेंटेज आया, 70 में, 60 में, या 85 से कम है या 80 से कम है, उनके लिए ये है कि अगर आपको कम आया है तो आप एटलीस्ट जो आपका जो ऑप्शन फॉर्म होगा उसमें 23, 24 या 25 में आप इवनिंग कॉलेज का नाम लिख देना, 1-2 इवनिंग कॉलेज का, या सबसे लास्ट कॉलेज जिसमें आपका मन है कि हाँ ये लास्ट, इससे नीचे मतलब ये लास्ट, इसमें मैं जाना चाहता हूँ। लाइक अगर इवनिंग कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे इवनिंग कॉलेज है, कुछ उतने अच्छे कॉलेज नहीं है, लाइक राजधानी कॉलेज बहुत लोग कहते हैं, मेरे को तो सारा कॉलेज सही लगता है, DU का है तो अच्छा है। बाकी आप लोग देख लेना सबसे लोएस्ट आप किसको मानते हो, मैं किसी भी कॉलेज पे कमेंट नहीं करना चाहता। ओके, तो उसके बाद मैं ये बता दूं कि हाँ आप जो है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक CW कोटा से भी अप्लाई कर सकते हो, अपने जनरल OBC SC ST के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप SC ST हो, कोटा से बिलोंग करते हो, तो आप प्रायोरिटी 8 CW के लिए ना रुके, आप जो है अपने SC ST कोटा से ही एडमिशन ले लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो मैं साथ ही साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप एक पूरा ट्रैक रखना कि किस कॉलेज में कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो ये कैसे कर पाओगे, इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ। पहले या तो आप डायरेक्ट बुलेटिन से इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो कि CW का सीट किस कॉलेज में कितना है।
ओके, सो ये पेज नंबर 61 है। यहाँ पे हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफर, ठीक है। ये आपका टोटल नंबर ऑफ़ सीट है। यहाँ से आप CW कोटा का सीट जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक 110 सीट्स है अगर टोटल, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लो कि अराउंड 5 to 6 सीट्स रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये आप PDF जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा इसका। साथ ही साथ मैं प्रायोरिटी 6 का कितना एडमिशन हुआ था, लोकेशन की लिस्ट, प्रायोरिटी 8 की लोकेशन की लिस्ट में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप उन सारे को आपका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो, आपको आसानी होगा। तो ओके, चलते हैं अभी SRCC के और ऑफिशियल साइट पे। सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स BCom ऑनर्स में उन्होंने बताया है वे है 626। तो इसका आप अगर परसेंटेज निकालो 5% CW कोटा का, तो होगा आपको 31.3 हो जाएगा। ओके, सो इसको राउंड ऑफ कर लो, क्योंकि वे राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो वे 31 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स, जो कि आप नीचे देख लो लिखा हुआ है 3rd नंबर में आर्म्ड फोर्सेस वार्ड CW 31। ओके, सो आपको CW के 31 सीट्स मिलेंगे SRCC में। सो आप बोलोगे कि इनको कैलकुलेट करके क्या होगा? इनको कैलकुलेट करके ये होगा कि आपके पास पूरा एक अपडेट रहेगा कि किस कॉलेज में कितने सीट्स बचे हैं और किस में एडमिशन मिल सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रायोरिटी 8 के हो तो आप इसको कर रहे हैं, तो आप सिर्फ क्या करोगे कि टॉप कॉलेजेस का नाम लिख के आ जाओगे, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। सो इसके साथ ये गलती मत करना कि अगर आप प्रायोरिटी 8 में हो, प्रायोरिटी 8 वालों को थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि तब तक प्रायोरिटी 6 वालों का एडमिशन हो चुका होता है और सीट्स बहुत ही कम बच पाती है तब तक। ओके, सो अगर आप प्रायोरिटी 8 के हो और उसमें भी प्रायोरिटी 8 में होने के बाद भी आपके नंबर थोड़े कम है, लाइक आप 75 में हो, 70 में हो या 60s में हो, ठीक है, 60% आए, 70% आए, तो ऐसी गलती मत करना कि आप सिर्फ टॉप कॉलेजेस और कोर्सेज़ के नाम वहाँ पे लिख के आ जाना। नॉर्थ कैंपस के पूरे कोर्स और कॉलेज का नाम लिख देना, ठीक है। BA प्रोग्राम विल वर्क, उसमें चांस है। आप वैसे इस जो मेथड मैंने बताया आपको चेक करने का, अगर आप इसके साथ चेक करोगे तो आपको कोई भी इशू फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पूरा पता होगा कि किस कॉलेज में कितने एडमिशन हो चुके हैं और कितने बाकी हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ये होगा कि आपका नाम जो है उस नॉन एलोकेटेड लिस्ट में आ जाए कि हाँ आपको एलोकेट नहीं हुआ है। सो इसके पीछे यही रीज़न रहेगा कि उस कॉलेज में एलिजिबिलिटी ऑफ सीट थी नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल सीट्स थी 10 और बच्चों ने एडमिशन ले लिया, पूरे 10 एडमिशन हो चुका है इस कॉलेज में, और आपने उसका नाम लिखा फर्स्ट में, फिर दूसरे कॉलेज का नाम लिखा, उसमें भी सीट फुल हो चुका था, और आपने ऐसे टोटल या तो 10 कॉलेज के ही नाम लिखे या फिर 25 कॉलेजेस भी ऐसे लिख दिए जिसमें एडमिशन फुल हो चुका है उस कोर्स का, उस स्पेसिफिक कोर्स का। कुछ कोर्स होते हैं जिनका एडमिशन फुल हो जाते हैं सबसे पहले सभी कॉलेजेस में, तो ये आपको चेक करते रहना होगा। ये आपको बनाना पड़ेगा पूरी एक कि हाँ किसमें कितने सीट्स फुल हो चुके हैं, किस कोर्स के सीट फुल हो चुके हैं, तो ये आपको पूरा एक ट्रैक रखना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। सो मेरे से अगर पर्सनली पूछोगे एक और टिप, तो मैं यही बताऊंगा कि आपको जो एलोकेशन का डेट मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको मिलता है 26 अगस्त, 27 अगस्त एंड 28, तो आप 26 के ही मॉर्निंग वहाँ पे चले जाना। मैं साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दूँ ताकि आप बाद में सरप्राइज़ मत होना। लाइक मैं जब गया था तो वहाँ पे 8 बजे ही बच्चों की लंबी लाइन लगी थी, अप्रॉक्स 50 स्टूडेंट्स आके पहले ही वहाँ पर लाइन में खड़े थे। तो ऐसा मैं सोचना कि आराम से जाऊँगा, हो जाएगा। बहुत बच्चे पहले दिन लौट गए थे, फिर उनका दूसरा दिन हुआ था, तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सुबह जाना, सुबह जाना, सुबह जाना। सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के बाद भी बहुत स्टूडेंट्स के पास ये क्वेरी रह जाती है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं थोड़ा आपको लोकेशन लिस्ट दिखा देता हूँ पिछले ईयर का। सो उसके अकॉर्डिंग और पिछले पास्ट कुछ एलोकेशन के अकॉर्डिंग में अगर बात की जाए, तो अगर आप प्रायोरिटी 5 तक के हैं तो आपको नॉर्थ कैंपस कंफर्म मिलेगा, मतलब कि 99.9% आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा। अगर आप प्रायोरिटी 6 में है तो वहाँ पे जो परसेंटेज है नॉर्थ कैंपस मिलने का वो 85% चांस है आपको मिल सकता है, मतलब कि उतना मिलेगा ही मिलेगा। नॉर्थ कैंपस के अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आप प्रायोरिटी 7 के हो तो आपको वैंकी तक का कॉलेज मिल सकता है, और प्रायोरिटी 8 पे हो तो आपको नॉर्थ कैंपस का तो बहुत ही लो चांस हो जाता है। क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ऐसा मत सोच में रहना कि मुझे नॉर्थ मिल जाएगा, नॉर्थ मिल जाएगा, चाहे आपकी परसेंटेज कितनी भी है। हाँ, यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज है 97, 98 और वे मेरिट बेस में वे फर्स्ट कट ऑफ में ही अगर एलिजिबल हो रहा है वे नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में प्रायोरिटी 8 का स्टूडेंट, तो पक्का जाके वहाँ पे एडमिशन ले लें। ये गलती मत कर देना कि आपने एडमिशन लिया ही नहीं और CW कोटा में आपको अच्छे कॉलेजेस अब मिल ही नहीं रहे, तो ये गलती मत करना। आपके अगर 96, 97 आए तो आप ज़रूर से उस नॉर्थ कैंपस के एडमिशन में पहले ही मेरिट बेस में एडमिशन ले लेना, क्योंकि प्रायोरिटी 8 स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि नॉर्थ कैंपस का चांस कम है, इसलिए ढोल मत पीट देना कि नॉर्थ कैंपस मिलेगा, ठीक है।
बाकी ये तो कंफर्म है कि आपको साउथ कैंपस मिलेगा, या फिर आप दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, या फिर सही सुखदेव पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वह थोड़ा उस पर हो जाता है, आपको टेस्ट पे हो जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके NIRF रैंकिंग जो है ऑल ओवर इंडिया में पिछले साल 16 रही थी, ठीक है। और इन्होंने पिछले साल साइंस में 2018 में ये 13 नंबर पे थे। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये ऑफिशियल NIRF रैंकिंग है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप कौन से मिस्टेक्स कर सकते हो जिसके कारण आपका एडमिशन ही CW कोटा से ना हो पाए और आपका जो सपना है शायद पूरा ना हो पाए। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके 10th के डॉक्यूमेंट में, 12th के डॉक्यूमेंट में और आपके पापा के डॉक्यूमेंट में या मम्मी के डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। आपकी नाम, आपके पापा का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ ये सेम होना चाहिए। वो वहाँ पे चेक करते हैं, इसलिए वहाँ पे डिपेंडेंट कार्ड मंगाया जाता है और हर एक चीज़ भी बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं। आप उसको स्किप नहीं कर पाओगे। सो ये तीनों मैच होगा तभी एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये तो था मेरिट बेस्ड। अगर आपको ऐसी वीडियोस इंटरेस्ट बेस्ड पे चाहिए कि हाँ पूरी इन्फॉर्मेशन CW को कि कौन सी सीट किसको मिलती है, कैसे मिलती है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट अभी तक क्लियर ना हो पाया हो इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं जल्द से जल्द आपके रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने डिफेंस वाले दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप कॉलेज जाने का सोच रहे हो या जाना चाहते हो। साथ ही साथ अपने पापा को भी दिखाएं कि हाँ पापा ये डॉक्यूमेंट्स है, ये प्रोसेस है, उनको भी क्लियर करें, क्योंकि आप लोग भी बहुत आउट स्टेशन से आओगे तो पहली बार दिल्ली आओगे तो पूरा प्रोसेस समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अपने घर वालों को भी दिखाएं और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें कि हाँ भाई चल, तू भी चल मेरे साथ। तो ऐसे और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर देना और शेयर कर देना ऐसे और वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए